बहुत स्वागत है। और बातों बातों में आज हमारे साथ बातों के जादूगर तो मैं उनको कह सकता हूँ, लेकिन वो शब्दों के जादूगर हैं, वो कविता के जादूगर हैं। हालांकि वो ये मानते हैं कि वो मूल रूप से उपन्यासकार हैं, लेकिन वो क्या क्या हैं ये उनकी पर्सनैलिटी को देखते हैं हम और देखते चले जाते हैं। जहाँ से उनका सफ़र आरंभ होता है तो हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि वो बहुत कुछ है। उन्होंने साहित्य रचना के संसार को इतना समृद्ध किया कि बहुत युवा उम्र में लोग मुड़ मुड़ कर पूछ रहे थे। जब साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको युवा श्रेणी में मिला तो लोग देख रहे थे कि ये कौन है भाई। तो मुलाकात करिए, नीलोत्पल मृणाल हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नीलोत्पल जी, साधारण से असाधारण की यात्रा कहूँ या निर्माण की यात्रा बड़ी पीड़ा से भरी होती है। सृजन के लिए एक से बढ़कर एक चोट मन पर, शरीर पर, आत्मा पर, सब पर होती है। मृणाल जब पीछे लौटते हैं, नीलोत्पल मृणाल, तो क्या याद करते हैं? सपने थे, आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन इसी बीच में जो सबसे पहली चोट थी जिसने जीवन बदल दिया, वो क्या थी? मुझे लगता है कि जीवन बदलता ही चोट से है। एक पत्थर की तकदीर चोट से बदलती है। जब हथौड़ा पड़ता है तो कहता है कि पत्थर की मूर्ति वरण्य क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि वो देव के रूप में बदल गई, इसलिए क्योंकि उसने अपने चोट खाने को सहा है, वेदना को सहा है, इसलिए वो पत्थर वरण्य है। शायद अगर उसमें देवता की आकृति उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि उसने हथौड़े और छेनी की जो चोट सही है, उस चोट के एवज में आपका भी सर झुक जाता है कि इस पत्थर ने वो सहा है। तो मुझे लगता है कि हर इंसान की जो भी छोटी मोटी बड़ी उपलब्धियां हैं वो उसके उसी संघर्ष के चोट के कारण नोटिस की जानी चाहिए और निश्चित रूप से उसके बदले में सम्मान मिलता है, सराहना मिलती है। उससे भी ज़्यादा हम लोग जिस उम्र में हैं और जिस यात्रा में हैं कि हमें प्रोत्साहन ज़्यादा मिलता है। हम अगर अभी से कहेंगे कि हम अपने काम के बदले सम्मान चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक तो ये हो जाएगा कि हम काम की सीमा समझ गए हैं कि अब परिधि हमारी छोटी हो गई, और दूसरी हम आगे बढ़ने की भूख हमारी शायद खत्म अब होने लगी है और अपनी संभावनाओं के प्रति ही अब हम आश्वस्त नहीं हैं। इसलिए हमें प्रोत्साहन ज़्यादा चाहिए सम्मान के बदले। और जब मुझे साहित्य अकेडमी का सम्मान भी मिला था तो मैंने यही कहा था कि ये जिम्मेदारी बढ़ गई और ये प्रोत्साहन है। एक अनगढ़े कलम को, एक अचानक से उभरे हुए कलम को एक प्रोत्साहन है। तो मुझे लगता है कि हमारी यात्रा को मैं इसी तरह से देखता हूँ कि लोग प्रोत्साहित करते रहे, मित्र प्रोत्साहित करते रहे, जो लोग सीनियर मिले वो प्रोत्साहित करते रहे और यात्रा चलती रही। आपके पूरे व्यक्तित्व को मैं देखता हूँ और आपके माथे पर बंधे हुए इस पटके को मैं देखता हूँ, तो ये तो मैं समझ पाता हूँ बहुत सहजता से कि लीक छोड़ तीन चले, सिंह, शायर और सपूत। तो एक श्रेणी तो आपकी विशुद्ध रूप से है ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये तीनों ही गुण लीक छोड़ने वाले व्यक्ति में होते हैं। वो लीडर भी होता है, वो शायर भी होता है और वो सपूत भी होता है। और सर, ये बड़ा कॉम्बिनेशन डिफ़िकल्ट है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शुरू में घर वालों को ये लगता है कि ये तो पटरी छोड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ सपूत के लक्षण है इसमें? इसको तो हमने इसके लिए भेजा था। फिर शायरी शुरू कर दी, कविता शुरू कर दी तो और चिंता हो जाती है, और उसके बाद फिर लीडरशिप। तीनों आपने अपने भीतर समेटा। बाबूजी की चिंता, माताजी की चिंता को कैसे याद करेंगे? हम जिस परिवेश में पले हैं, हम उसमें मैं आपको भी शामिल करता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के एक बड़े चैनल पर बैठा हूँ तो मैं आपको भी शामिल करता हूँ। हमारी जो सामाजिकता है वहाँ बाप से ज़्यादा समाज की फिक्र होती है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और बाप को भी शायद समाज की ही फिक्र होती है। उनकी भी आधी जो बातें होती हैं वो फिल्टर होकर आती हैं कि घर में बोली जाती है, और फिर वो चिंता आपको ट्रांसफ़र की जाती है कि हम नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, लोग कह रहे हैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो इस मामले में मैं थोड़ा सा भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता ने उसको फिल्टर करके उधर ही रोक दिया। वो उन्होंने कवच का काम किया खास करके। तो मुझे घर से कोई दबाव नहीं था। मुझे लगता है कि यूपीएससी करना मेरा इसलिए सपना था, मेरे पिता सरकारी सेवा में हैं, मेरे अंकल सरकारी सेवा में हैं,
तो हमें लगता था कि मैं बिहार का रहने वाला, झारखंड में पला बड़ा, मुझे विकल्प और दिखता नहीं था। मुझे लगता था पढ़ना तो खैर वो तो कोई कैरियर नहीं है, पढ़ना आपकी ज़रूरत है। ये भी इस देश में एक गफलत फैलाई जा रही है कि शिक्षा कैरियर है। नहीं नहीं, शिक्षा सांस है, ऑक्सीजन है, आपको लेना ही चाहिए, चाहे आपका कोई कैरियर नहीं हो। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया बात, चाहे आपका कोई कैरियर नहीं हो। क्या बात, आपसे पूरी दुनिया कह रही है इस मुल्क में तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलनी, कसम कहते हैं, ताबीज बना के पहन लो, तो भी आपको शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्या बात है। कि वो नौकरियां कैसे खड़ी होंगी इसके पीछे भी वो शिक्षा है। आप लड़ाई का औजार छोड़ रहे हैं, इसलिए वो औजार और वो हथियार हाथ में थमाना वो तो हर व्यक्ति का अधिकार है। तो मैंने पढ़ाई यूपीएससी करने के लिए नहीं की कभी, लेकिन कैरियर का चुनाव करने की छूट थी घर में। मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरे पापा ने कहा कि भाई क्रिकेट खेलो। उन्होंने मिट्टी गिरा के घर के पीछे पिच बनवाया। टर्फ विकेट हम टीवी में देखते थे ब्लैक एंड वाइट में, लेकिन जितना समझ पाते थे क्रिकेट सम्राट के किताब मैगजीन को पढ़ के, तो उस तरह का विकेट बना के खेलते थे। फिर मैंने कहा मैं भोजपुरी गाना गाऊंगा। मैट्रिक के इंटर करने के बाद मैंने 1 साल ग्रेजुएशन में, 1 साल में हारमोनियम बजाया। मैंने कहा मैं गायक हो जाऊंगा, भोजपुरी का क्रेज़ था, कहा बजा लो। तो उसके बाद जब मैं समाज सेवा के लिए निकलने लगा, तो राजनीति तो कोई करियर है नहीं, राजनीति तो एक अवसर है इस मुल्क में, आपसे समाज सेवा एक अवसर है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ने जाना है, पढ़ो, गाना गाना है, गाना गाओ। तो ये रहा, तो उनको बहुत चिंता नहीं रही। अब ये ईश्वरी अगर एक कृपा कहिए कि वो ज़्यादा चिंतित नहीं हुए। मेरे तरफ से थोड़ा लगता था कि मैं अपने पिता को तंग कर रहा हूँ। अगर उधर से बहुत दबाव नहीं है तो वो जब नहीं बोलते थे तो बड़ा टिसता था, तो ये होता था। तो मुझे लगने लगा, तो मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान फिर मैं 16-17 के बाद मुझे लगने लगा कि अब मैं अपने पिता की परीक्षा ले रहा हूँ। और जब मेरी पहली किताब आई तो मेरे पिता ने एक ऐसा काम किया जिसने मेरे जीवन को, वो जो बदलने वाली बात आपने कही, मेरे पिता ने मुझे साहित्य अकेडमी मिलने के बाद वीआरएस ले लिया। मेरे पिता ने कहा कि अब तुम मंचों पर मुखर होकर बोल रहे हो, मैं एक सरकारी नौकर हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं काजल की कोठरी में रहता हूँ, तुम सोशल मीडिया पे इतने मुखर हो, तुम लिखते हो किसी धारा विचारधारा पर, किसी मुद्दा पर, तो तुमको ये डर तो रहता है कि मेरे पिता नौकरी कर रहे हैं, वहाँ नेता है, वहाँ प्रशासक हैं, तो 1 सेकंड में वो तुमको तोड़ सकते हैं, और वो तोड़ते भी हैं, वो मुझे भी महसूस होता है। अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, अब तुम खा कमा तो लोगे ही, नहीं कुछ करो, हारमोनियम बजा लेना ट्रेन में, ये भी सीख लिए हो, तो कहीं भी कुछ कर लेना, मैं नौकरी नहीं करूँगा। अब मुझे लगता है, मुझे भी पीड़ा होती है। कोई जब कहता है कि नीलोत्पल को बोलते सुन रहे थे, फिर अब हम नौकरी कर रहे हैं, हम तो ऑफिस में मुर्गा बन के बैठे हुए हैं, बेटा कितना भी दहाड़ेगा। तो हमें लगता है कि जो तुम करो उसे सुर में सुर मिलाते हो, नौकरी। तो उन्होंने वीआरएस ले लिया, और वीआरएस के लिए 1 साल तक उन्होंने पैरवी की, और हमने भी सोचा कि आप ले ही लीजिए। तो ये वो इतना, तो कहते हैं ना लेखन क्या बदल देता है, नियति। मैं कहता हूँ नियति बदल दी लेखन ने। फिर मैं बहुत जिम्मेदारी से, मैंने 4 साल लिए दूसरे उपन्यास में। मुझे लगा अगर मेरे पिता को मेरे लेखन पर ये भरोसा करेगा कि आप कुछ कर ही लोगे इस क्षेत्र में, नौकरी छोड़ दी, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने 4 साल लिया दूसरा उपन्यास लिखने में। वो एक डर भी बैठा हुआ था, एक जिम्मेदारी भी। सबसे बड़ी परीक्षा मुझे मेरे पिता के सामने देनी थी। उनको लगना चाहिए कि नहीं, ये लेखक तो कम से कम है। बाद में बाजार की चिंता, बाद में पाठकों की चिंता है। तो वो एक बदलने वाला मूवमेंट था मेरी ज़िंदगी का। लेकिन नीलोत्पल जी, मैं प्रणाम करता हूँ बाबूजी आपको, कि आपने जिस दृष्टि के साथ अपने पुत्र को एक दिशा दी है, मतलब वो कल्पना से बाहर है। कल्पना से बाहर इसलिए है कि आपका जो संदेश है वो बहुत ही वैज्ञानिक है, और आप मूल्यपरक जीवन शैली के हिमायती हैं। ये आपके इस बहुत बड़े निर्णय से स्पष्ट रहा, और आपने ये निर्णय लेकर पुत्र पर एक नैतिक दबाव भी अनजाने में, जानबूझकर तो नहीं किया आपने, लेकिन पुत्र भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उसको, वो भी पूरी ताकत से उसको दर्शा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुझे बढ़ना है। मैं प्रणाम कर रहा हूँ उनको, वाकई मतलब ये आपकी बॉन्डिंग जो है ये कमाल की है पिता पुत्र की। मेरे सबसे बड़े आलोचक मेरे पिता, और मुझे चिंता भी, मैं अक्सर लिखता भी हूँ कि जो बेटा अपने बाप से नहीं लड़ा, उसको इससे बड़ा अखाड़ा दुनिया में नहीं मिल सकता। क्या बात, बहुत खूब। अगर आप कहते हैं कि आप उस्ताद हैं, आप उस अखाड़े में अगर नहीं लड़े हैं तो दुनिया में उससे बड़ा कोई अखाड़ा नहीं है। मैं हर बेटे से आह्वान करता हूँ, आप अपने बाप के अखाड़े में एक बार उसकी धूल की मिट्टी, वो मिट्टी उठा के एक बार देखो,
वहाँ एक बार अगर आप उस अखाड़े में लड़ना सीख गए, फिर दुनिया का कोई अखाड़ा हो, कोई मैदान हो, आप उसको मार लेंगे।